यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के उद्भव के कारण हैं। आप विश्व के 36 तत्वों का प्रबंधन का भी अधिकारी हैं। आपके कला के अधीन 36 तत्वों से सारा संसार, सारे सृष्टि का विकास हो रहा है। अब आज के डेट में, आज की तारीख में, आज इस समय हम लोग, भारतवर्ष के लोग, मुख्य रूप से जीव में मनुष्य काफी हद तक बीमार हो गया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको चैतन्य बनाने के लिए, उसको स्वस्थ बनने की जो भीतर से इच्छा उठे, ऐसा कुछ उपाय करिए। समूह में सोचे कि हम कैसे स्वस्थ हो जाएं। इस तरह का कृपा आप करिए। आप अगर आपका कृपा हो जाए तो मनुष्य में ये चेतना, ये भाव उदय हो जाएगी और मनुष्य स्वस्थ होने की ओर आगे बढ़ चलेगा। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। जगत को जब जगत के रूप में सृष्टि की रचना जब उस माता ने किया, जीव जंतुओं के रूप में जब अपने को पेड़ पौधे बनकर जीव जंतुओं के रूप में अपने को प्रकट किया, माता पिता का रूप धारण करके, स्त्री पुरुष का रूप धारण करके मैथुनी चक्र पर सृष्टि की रचना की, तो जंगली जीवन में मनुष्य लाखों करोड़ों वर्षों तक ले रहा। परिष्कार उसकी जंगल में होती रही। बाद में हम सभ्य हुए। सभ्य होने के बाद में यानी हमारी सभ्यता चढ़ाई हुई हो गई। हमारे प्रकृति के एकत्व, सारा कार्य प्रकृति का रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, प्रकृति के स्वचालित ढंग से चल रहा है। हमने उसमें स्वचालित ढंग में अपना ढंग भी मिला दिया है। और वो सब जब मिला रहे थे, हम सभ्य हो रहे थे, उस समय आयुर्वेद की रचना हमने किया, हमारे पूर्वजों ने किया और उसके आदेश पर चलने का निर्देश दिया। उस निर्देश के पालन में हम कमी आ गई है, जिसके चलते हम बहुत ज़्यादा अपना पूरे जन्म जीवन का और हम अपने आयु का जो भोग बढ़िया से नहीं भोग पाते हैं, बीमार हो जाते हैं और उसका सारा जो पुरुषार्थ की सिद्धि भी हम कम करते हैं, रोग की गिरफ्त में आ जाते हैं। आज अधिकांश लोग रोगी हो गया है। तन और मन के दोनों ही रोग छा गए हैं। आधुनिक रहन सहन के चलते थोड़ा सा परेशानियां ज़्यादा बनी है। आधुनिक विज्ञान ने थोड़ा सा चमत्कार का बात किया। चमत्कार भी प्रकृति की ही एक लीला है, लेकिन फिर भी मनुष्य फंसकर और उस चमत्कार में फंसकर आधुनिक विज्ञान के अनुसार खान पान रहन सहन बना लिया, अस्वस्थ है। इस कड़ी में आयुर्वेद के संदेश के अनुसार 3 शक्तियां जो हमको बनाती है, 3 शक्तियों, 3 वायु पित्त कफ है, उसके संतुलन के संदर्भ में अभी तक हम लोग बात किए। हम रोग प्रोसेस में रोग की ओर हम लोग कैसे बढ़ जाते हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है। रोग रक्षणी और जीवनी शक्ति पर हम लोगों ने चर्चा किया है। उसी में ओज को मैंने बताया था कि आयुर्वेद का कहना है कि ओज अगर हमारा सही ढंग से बन रहा है तो रोग हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ओज अगर हमारा धातु अगर ठीक से पाचन हो रही है और धातु का पाचन की क्रिया में वीर्य का पचना, ओज का बनना और स्वर्गीय बीमारियों से मुक्त होना, ये दाहिने बाएं हाथ का खेल है मनुष्य का। अगर यह इस पर ध्यान देता रहे तो कभी बीमार नहीं होगा। इन बातों पर चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। कुछ ओजस्वी
ओज बनाने वाले पदार्थों का भी पर भी हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। जीवनी शक्ति पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। वात पित्त कफ के संतुलन से स्वस्थ रहते हैं, असंतुलन से रोग होता है। ये असंतुलन के बाद अब हम लोग ये रोगी हम लोग कैसे हो जाते हैं, यानी रोग का प्रोसेस यानी शैली कैसे कैसे बिगड़ता है, तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। इस पर चर्चा हम लोगों को करनी है। ये दोष जब आहार विहार के चलते या मौसम के विकृति के चलते या हमारी जीवन शैली में ठीक ढंग से प्रकृति के साथ मेल मिलाकर नहीं चलने की जो प्रवृत्ति हमारी होती है, उसमें सबसे पहला काम होता है कि हम सजगता खो देते हैं, तभी हम विकृत हो जाते हैं। हम प्रकृति के साथ मेल मिलाकर चल नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे आयुर्वेद ने सीधे सीधे कहा कि सर्वेषां रोगानां जायते प्रज्ञापराधीन जायते। प्रज्ञापराध से सभी रोग होते हैं। यानी मन जब तक हमारा सावधान है, हम सतत चैतन्य हैं, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर सजग हैं, सतर्क हैं, तो हम नहीं रोगी हो सकते हैं। बहुत जगह ऐसी बातें कही गई है। हम अगर अपने कल्याण के संदर्भ में भी अगर सोचते हैं तो हम रोगी नहीं हो सकते। रोग हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब हम चैतन्यता छूटती है हमारी, हम जब लापरवाह होते हैं तो हमारा खान पान बिगड़ने लगता है। स्वाद पर आधारित हम लोलुप हो जाते हैं, इंद्रियों में हम फंस जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमारा वात पित्त कफ तीनों अपने संयम में, अपने सिस्टम में, अपने ऑटोमेटिक शैली में नहीं रहता है, उस पर प्रभाव पड़ जाती है और बीमार होने लगता है। इसी कड़ी में अब रोग का जो प्रादुर्भाव होता है, रोग जो पैदा लेता है, उसमें वायु के अधिक रोग होते हैं। वायु पर हम लोग चर्चा आज करें कि वायु पित्त और कफ तीनों का शरीर में संचय होने के बाद, यद्यपि कि पूरे शरीर में ये कार्यरत रहते हैं, कोशिकाओं से लेकर कोशिकाओं का सारा संग ही सारा धातु में और ये सक्रिय रहते हैं। सभी जगह इनका जो बातें कही जा रही है, ये बातें सभी जगह लागू होती है। फिर भी विशिष्ट स्थान है इनका जहाँ विकृत ये होते हैं। पाचन संस्थान के माध्यम से ये ज़्यादा रोगी होते हैं। और जैसे मैंने पहले पीछे बताया था कि पाचन संस्थान के गड़बड़ी से या संचय से यानी हमारा आम रस यानी टॉक्सिन बनता है, जिसके चलते हम रोगी हो जाते हैं। तो ये टॉक्सिन बनने की क्रिया में माने हमारा जो वायु का जो शरीर में स्थान बताया गया है आयुर्वेद के द्वारा, वह कोलन है, बड़ी आंत है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद पाचन तो उसका हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। लार से मिठास की पाचन शुरू हो जाती है। आमाशय में आता है। आमाशय में भी जीवाणु उसको चेंज करके और फर्मेंटेशन करा के, किण्वन करा के और वहाँ पर से फिर कुछ उसको कमजोर कर देते हैं, यानी पचने योग्य बना देते हैं। या कुछ पाचन वहाँ से भी आमाशय से भी हो जाता है। आमाशय से जब नीचे आंत में आता है, तो जब बड़ी आंत में आता है तो यहाँ फाइनल पाचन होती है। हमारी आंत की दीवार में करोड़ों ऐसे यंत्र लगे हुए हैं, नेचुरल छोटे चूसने के लिए और पूरे शरीर के क्षेत्रों में पोषण पदार्थ भेजने के लिए, और उस आंत जो खाए हुए हैं उस पदार्थों को विस्तारित करने के लिए, पूरे बॉडी को देने के लिए वो सारे सक्रिय हो जाते हैं और वहां से हम लोगों का पाचन शुरू होता है। अब यहाँ यह पाचन जब बड़ी आंत में जब हम ये आता है, तो बड़ी आंत में कुछ आहार विहार की गड़बड़ी से, मौसम की गड़बड़ी से, या हम किसी प्रकार का हमारे अग्नि की कमजोरी से ये जब वहाँ आता है, तो वहाँ से जो पचने के बाद जो चूषण होता है हमारा शरीर का, उसमें कमी आ जाती है। हमारा शरीर पूरा शरीर बनने की स्थिति में नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में पूरे शरीर में रोग का फैलाव
हो जाता है, क्योंकि रोम रोम में वहाँ से चुसाकर और मैंने बात भोजन पोषक तत्व जाता है, मस्तिष्क तक जाता है, सब जगह उसी जगह से माने मस्तिष्क बन जाता है और ऊर्जा उसी जगह से सब जगह जाती है। तो फैलाव जो है उसका यानी संचय में अगर विकृति हो गई तो जब पाचन का बचने के बाद में ऊर्जा की संचार पूरे बॉडी में उसके साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो हमारा जब विकृति होती है तो उसका भी फैलाव पूरी बॉडी में हो जाता है और जब कोई भी रोग होता है तो वो पूरे शरीर में फैल जाता है। वायु का बनाने वाला है, इसलिए कोशिकाओं से लेकर और धातु तक ले और सभी संघों में उस पर असर पड़ जाता है और वह वायु का बनना जो है अब वहाँ जब वो विकृत होता है तो वायु का बनना होने लगता है, जिसको कि आप गैस कहते हैं। वायु जब बनता है, सबसे रोग होने के शुरू में जब वायु बिगड़ता है तो हमारे पेट में बहुत सा गैस बनने लगता है, पूरा पाचन उसकी नहीं होती है, समूचा परिवर्तित नहीं होता है, भोजन जितना हम खाते हैं जो भी लेते हैं पूरे शरीर में मिलता नहीं है, जो बचता है वो सड़ने की प्रवृत्ति में आ जाता है और काफ़ी गैस बनने लगता है। गैस बनने लगता है तो पूरे बॉडी में वो गैस का संचार हो जाता है। आप देखेंगे कि वायु का विकृत रोग के पूरे देह दबाने से डकार लेते हैं, हवा खुलती है और वायु का पूरे बॉडी में संचार हो जाता है, पूरे बॉडी में ही वायु का फैलाव हो जाता है और विकृत वायु जब बॉडी में फैलाव हो जाता है तो रोम रोम ही परेशानी में फंस जाता है और 5-7 लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिस पर कि हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। गैस होना पहला माने उसका धर्म हो जाता है, चूषण में कमी होती है, पोषक तत्वों का माने जो पूरे शरीर में भेजने की प्रक्रिया है वो कमी हो जाती है, तो वह वायु की विकृति जब होती है तो कब्जियत हो जाता है, अनिद्रा हो जाती है, भय की स्थिति बन जाती है, थकावट लगती है और पूरा मुंह हाथ सब सूखने लगता है, गला सूखने लगता है और गर्मी की यानी ठंडा लगने लगती है तो गर्मी की मांग होती है। इन सारे बातों पर माने हम आगे माने बताएंगे। इसी माने के साथ आज का हम यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं, आपको माने और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने आहार विहार को थोड़ा सा ध्यान रखें, मौसम के अनुसार चलने की जो परंपरा है उसको आप का निर्वाह करें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें। अगली बार में हम कब्जियत, निद्रा, इन सारी वो जो 5-7 को जो लक्षण है अलग अलग से बारी बारी से आपको उस पर हम बताने की आयुर्वेद की क्या निर्देश है उसको बताने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को आपको समर्पित करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।